वेलकम बैक। आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एवोल्यूशन पॉइंट। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि डीएनए का, आरएनए का या फिर हम कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है और किस तरह से वो न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करते हैं, उनका कंपोजिशन क्या है और कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट हैं जो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है वाटसन-क्रिक मॉडल। वाटसन-क्रिक मॉडल नाम से ही क्लियर है, साइंटिस्ट वाटसन और क्रिक ने इस मॉडल को सबसे पहले प्रस्तुत किया था और 1953 में, जिसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और नोबेल प्राइज़ इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट 3D स्ट्रक्चर था अबाउट क्रोमोसोम और अबाउट डीएनए और अबाउट जेनेटिक मटेरियल। तो इसलिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर था और किस तरह से जो डीएनए होता है वो एग्जिस्ट करता है अपने स्टेबल फॉर्म में, या फिर जो क्रोमोसोम हम लोग देखते हैं, अक्सर आप लोग देखे होंगे कि इस तरह से जो है वो क्रोमोसोम होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो केवल हमें सेल डिवीजन के टाइम ही दिखाई देता है, बाकी समय यानी क्रोमोसोम केवल आपको मेटाफेज स्टेज में दिखाई देता है, बाकी समय डीएनए जो होता है वो किस स्टेज में होता है या उसका जो फंक्शनल स्टेज है वो क्या है और कैसे वो एक्ट करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल, हमने जैसा कि पहले ही आपको बताया था कि जेनेटिक मटेरियल केवल ट्रांसफर करता है कैरेक्टर्स को, वो कैसे करता है इसके लिए उसको प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है, उसमें प्रोसेसेस होते हैं, ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इन सब प्रोसेसेस के लिए इस फॉर्म का या इस स्टेबल फॉर्म का होना जरूरी है, क्योंकि बेस पेयर्स जो होते हैं वो कोडॉन्स या जीन्स बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, जब हम लोग ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। फिलहाल में आज हम लोग केवल डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल पढ़ेंगे, जिसको वाटसन-क्रिक ने 1953 में डिस्कवर किया था और 1962 में दे गॉट नोबेल प्राइज फॉर देयर डिस्कवरी। तो उसके बाद अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे बना हुआ है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में होता क्या है, जैसे हम पहले आपको बताया था कि शुगर, बेस और एसिड ये तीनों मिल करके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो जब न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ करके वो डीएनए या आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो किस हिसाब से शुगर बेस से जुड़ता है या किस हिसाब से बेस जो है वो फास्फोरिक एसिड से जुड़ा होता है, या तीनों एक साथ किस तरह से कंबाइन होते हैं और फिर ये तीनों कंबाइन होकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि हम लोग जैसा कहते हैं कि डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, यानी न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। ये न्यूक्लियोटाइड जब एक दूसरे से एक साथ जुड़ते हुए चली जाती हैं तो डीएनए का फॉर्मेशन होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में यहाँ पर आपको दो स्ट्रैंड्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डीएनए जो होता है याद रखिएगा कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है मोस्टली, और डीएनए जो होता है वो मोस्टली जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसलिए बुक में आप कभी कभी डीएस डीएनए लिखा हुआ देखते हैं, तो डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, दो स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें, न्यूक्लियोटाइड्स के दो स्ट्रैंड होंगे, एक जो होता है वो 5' से 3' और दूसरा जो होता है वो 3' से 5' या इसको डैश के हम लोग प्राइम कहते हैं, 5' से 3' डायरेक्शन में, और एक जो होता है 3' से 5' डायरेक्शन की तरफ होता है। ये जो प्राइम है वो क्या है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं उसका केमिकल फॉर्म है, ये जो स्ट्रक्चर है वो बॉन्डिंग बेस है कि किस तरह से जो होता है वो शुगर, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस और ये फास्फोरिक एसिड, तो शुगर, बेस और फास्फोरिक, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो जुड़ते हुए चले जाते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शुगर है, फास्फोरिक एसिड और बेस है, ये एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ये दोनों आपस में जुड़ते हुए चले जाएंगे और ये जो लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन बनेगी वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही आपका डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ये सीधा नहीं होता, वो इस तरह से रैप करता है, जब वो आगे बढ़ते हुए बिल्डअप होते हुए जाता है तो वो आगे चल करके इस तरह से घूमता हुआ, जैसे आप देख सकते हैं कि दो स्नैक्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर जब लिपटे होते हैं ड्यूरिंग देयर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, तो उस समय वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर सामने देखने को मिलता है आपको। उनकी बॉडी चिपकी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बीच में, जैसे सीढ़ी हो या फिर कोई रस्सी वाली कोई सीढ़ी हो, उसको हम रैप करा दें, ऐड दें उसको, तो उस हिसाब से जो स्ट्रक्चर होता है। तो वैसे ही दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एक जो होता है 5 से 3
प्राइम के डायरेक्शन में होता है और एक जो होता है वो 3 से 5 प्राइम के डायरेक्शन में। हम आपको बता दें कि 5 और 3 क्या है, तो 5 जो है कार्बन नंबर है और 3 भी कार्बन नंबर है, तो हमेशा जो न्यूक्लियोटाइड बनता है उसमें कार्बन नंबर 5 जो है वो 3 की तरफ, यानी 5 3 5 3 5 3 इस तरह से जो होता है अटैच होता है। तो इसमें जो एक इंड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड का इंड 5 डैश से 3 डैश और 3 डैश से 5 डैश होता है। एक इस तरह से जुड़ते हुए जाएगा, एक इस तरह से जुड़ते हुए जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 3 एंड 5 3, ये कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3 की बात हो रही है। स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या डिफाइन करेंगे हम लोग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कह देंगे कि ये डबल न्यूक्लियोटाइड्स जो श्रृंखला होती है उसका बना होता है और दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े होते हैं। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक 5 प्राइम से 3 प्राइम और एक 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में जुड़ा होता है। दोनों न्यूक्लियोटाइड होते हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, अगर मान लेते हैं ये दोनों न्यूक्लियोटाइड हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस आपका 20 एंगस्ट्रॉम होता है। दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच का हाफ जो डिस्टेंस होता है वो 9.5 एंगस्ट्रॉम होता है। और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं जब वो अपना एक हेलिक्स, हेलिकल इसलिए इसको कहा गया, हेलिक्स मतलब उसका चक्रण हो गया, जब वो अपना एक चक्र पूरा करता है तो उसके चक्र पूरा करने का जो डिस्टेंस होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। किसी भी न्यूक्लियोटाइड की एक टोटल साइकिल में या उसके एक हेलिक्स में, क्योंकि हम पहले आपको बता चुके हैं शुगर होगा, बेस होगा और एसिड होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुगर फास्फेट बैकबोन, ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो शुगर फास्फेट है और यहाँ पर बेस जुड़ा हुआ है। तो बेस जो होता है वो बेस पेयर्स जो होते हैं, क्योंकि हम लोग शुगर, बेस और एसिड, तो बेस जो होता है वो बेस पेयर्स के फॉर्म में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। आपको पता होगा डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन ये 4 तरह के बेसिस होते हैं जो प्यूरिन और पेरिब्रिन से आते हैं। तो दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम, दोनों न्यूक्लियोटाइड अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ते हैं, 5 डैश से 3 डैश और 3 डैश से 5 डैश। एक चक्र जो उसका एक हेलिक्स होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम उसकी लेंथ होती है और एक हेलिक्स के टोटल लेंथ में 10 बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं। आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पर एडेनिन, थायमिन से, गुआनिन, साइटोसिन से, जो कि एडेनिन थायमिन से डबल बॉन्ड और गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसके थ्रू जुड़ा होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक चक्र में उसके एक हेलिक्स में टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं और 2 बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है और दोनों न्यूक्लियोटाइड अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ते हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम। एक उसका जो साइकिल होता है, एक हेलिक्स जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम उसकी लेंथ होती है और एक हेलिक्स में ह्यूमन जो डीएनए होता है, जो हमारा जो क्रोमोसोम है उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा 10 ही हो, क्योंकि डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए अलग अलग टाइप के डीएनए होते हैं और सभी अलग अलग टाइप के डीएनए में जो बेस पेयर्स होते हैं, किसी में 10, किसी में 12, किसी में 8 होते हैं, तो सब में संख्या अलग है। लेकिन ह्यूमन डीएनए जो होता है, अगर हम अपने क्रोमोसोम की बात करेंगे तो उसमें जो बेस पेयर्स होते हैं उसकी टोटल जो नंबरिंग होती है वो 10 होती है। इस तरह से जुड़ करके जब ये रैप करता है, दोनों न्यूक्लियोटाइड जब एक दूसरे को रैप करते हैं तो ये 2 ग्रुप बनाते हैं प्लेसेस। एक को हम लोग माइनर ग्रुप कहते हैं, एक बार वो माइनर ग्रुप बनाता है और एक बार जो होता है वो मेजर ग्रुप बनाता है। जनरली अगर हम लोग जान लें कि ये जो स्ट्रक्चर है वो आया कहाँ से, तो आपका ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से अगर हम लोग जान लें कि ये हमारा क्रोमोसोम है, सबको पता है क्रोमोसोम का ये आपका सेंट्रोमियर और इस तरह से ये क्रोमैटिड होता है। तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन जब से डिवीजन होता है तो उस समय जब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए पैकिंग, जब आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक जो है डीएनए पैकिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो जानेंगे कि ये स्ट्रक्चर मतलब इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होता है। ये जब कंडेंस होता जाता है और पास होता जाएगा तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है आपका। फिलहाल में इसका ये हिस्सा जिसको ओपन करके देखा जाएगा तो आपको ये स्ट्रक्चर सी हो जाएगा, यानी ये इसका एक पार्ट है, क्रोमोसोम का एक पार्ट है। अक्सर सुनने में मिलता है जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो अलग अलग हैं,
जबकि सबका फंक्शन एक ही होता है, जीन जो होती है यूनिट होती है। तो हम लोग जो अलग अलग टर्म देते हैं वो अलग अलग स्पेशल उसकी कंडीशन होती है, जैसे क्रोमोसोम ये हो गया, डबल हेलिकल मॉडल ये हो गया। अब इसी में हम लोग जीन की बात करेंगे तो वो कुछ और होगा। फिलहाल में हम लोग वो सब सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। ये रहा आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसको वाटसन क्रिक ने दिया था 1953 में, और 1962 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था इनके स्ट्रक्चर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।